Hey, hi everyone. Hope you are doing great and keeping safe at your home. My name is Satish and I will be in conversation with Miss Risha Ray today on the fourth episode of my podcast series. So let me start with a very quick introduction of our today's guest. So Miss Nisha Ray is a professional Kathak dancer and a trainer, and she has performed in many parts of our country and various international festivals. She gave a splendid performance at the opening ceremony of Commonwealth Games 2010 at Jawaharlal Nehru Stadium under the guidance of Pandit Birju Maharaj Ji. She has received many awards, recognition, achievements both on a national level and international level for her performances. She worked as a choreographer and a dance teacher at JBM Global School Noida, Sangeet Shiksha Center, and many other institutions. She's currently teaching Kathak at Bal Bharati Public School, and she's on a mission to educate people about the Kathak dance form, so they so it can transform their lives as it has transformed her life. So वेलकम ऑन द शो निशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ आने के लिए. मेरा सो बहुत एनी बहुत ओपनिंग थॉट? नमस्कार। थैंक यू सो मच। तो मैं शुरू करता हूँ सवालों का सिलसिला आपके साथ. सो आपने कई तरह के डांस फॉर्म करे हैं मैम. हुँ। आपको कथक भी आता है, आपको वेस्टर्न डांस फॉर्म्स भी आते हैं, बट स्टिल आपने कथक ही क्यों चुना एज योर मेन डांस फॉर्म? इसकी कोई खास वजह? ओके जैसे मैं इसका एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी जो सबको समझ में आए इज़िली। जैसे छोटा बच्चा होता है उसके लिए जैसे पेरेंट्स एक स्कूल ढूँढते हैं, तो एक तरह से मैं एक छोटा बच्चा थी जिसने खुद ही स्कूल ढूँढा, तो जिसको नॉलेज ही नहीं था कि डांस अलग-अलग डांस फॉर्म क्या होती है, कैसे डांस होते हैं, क्लासिकल डांस अलग होते हैं, देन फ़ोक डांस अलग होते हैं, तो वो मुझे खुद ही नॉलेज नहीं था। बट जब सीखने की चाह हुई कि नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि मैं डांस अच्छा करती थी मतलब लोग ऐसा कहते थे, तो देन मैंने ऐसे ही इंस्टीट्यूट का पता किया जो मेरे घर के पास था। तो देन बस ये नहीं पता था मैं क्या सीखने जा रही हूँ, बस एडमिशन ले लिया। एंड एडमिशन लेने के बाद मैंने स्टार्ट किया, 1 महीना सीखा देन आफ्टर दैट मेरे फादर को पता चला कि मैं ऐसा कोई डांस सीख रही हूँ। मम्मा को पता था, मम्मी को पता था, बट फादर को नहीं पता था। क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पर नॉलेज नहीं होता डांस का और इन सब चीज़ों का, तो वो लोग जो मूवीज़ में या टीवी पर जो बचपन से देखते आ रहे हैं कि क्या है, उसी को ही समझते, उसी की डेफिनेशन बना लेते हैं कि यस, यही डांस है, यही इस तरह का क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे जो टेलीविज़न्स पे डांस आते हैं, बॉलीवुड में जो डांसेज़ होते हैं, वो अलग-अलग काइंड ऑफ स्टाइल होते हैं। कुछ में कथक भी यूज़ है, भरतनाट्यम यूज़ है, बट कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं किसी को पता होती। बट ये पता ही है ये डांस है। तो इसी तरह से मेरे पापा को नहीं पता था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं सीखना। और लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने मेरे ब्रदर ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे ब्रदर ने भी रिक्वेस्ट किया, नहीं सीखने दो, कोई बात नहीं। बट पापा खुश नहीं थे। तो इस तरह से मेरे कथक की शुरुआत हुई। तो जब कथक सीखना शुरू किया, तो तब तो बस यही पता था सीखना है। तो क्या है कथक, क्या नहीं है, तब नॉलेज नहीं था। लेकिन जब धीरे-धीरे इसी को सीखा, तब नॉलेज हुआ। जब हमने फिर पढ़ना भी शुरू किया, हमारे एग्ज़ाम भी हुए, तब पता चला कि येस, ओके, उस टाइम पर 7 क्लासिकल डांस होते थे। आज के टाइम पर 8 क्लासिकल डांस हैं। तो तब पता चला ओके, ये 7 क्लासिकल डांस है एंड देन फ़ोक डांस अलग होते हैं एंड देन जो मूवीज़ में डांस होते हैं वो अलग होते हैं, तो तब वो नॉलेज मतलब हमें मिलनी शुरू हुई। तो अगर मुझे नॉलेज होता डांस का तो जैसे आज की डेट में मुझे मतलब थोड़ा बहुत जितना भी नॉलेज है डांस का, तो मुझे कुचिपुड़ी डांस बहुत पसंद है। तो आई थिंक अगर मुझे नॉलेज होता तो मैं डेफ़िनिटली कुचिपुड़ी डांस ज़रूर सीखती क्योंकि मैं कंटेम्परेरी भी आफ्टर कथक मैं जब कथक सीख रही थी उसी के साथ मैंने थोड़ा कंटेम्परेरी भी शुरू किया था, छाऊ भी शुरू किया था कुछ लोगों के साथ। तो जब मैं उस डांस को बहुत एन्जॉय करती थी, तो कुचिपुड़ी भी कुछ-कुछ उसी काइंड ऑफ डांस है क्योंकि उसमें भी उसी तरह का स्ट्रेंथ यूज़ होता है वो सब। तो आई थिंक मुझे अगर नॉलेज होता तो डेफ़िनिटली मैं कुचिपुड़ी डांस सीखती बट मैंने कथक से शुरुआत की तो देन मैंने फिर उसी का एजुकेशन कंप्लीट किया और अभी भी सीख रही हूँ, ऐसा नहीं मेरा एजुकेशन खत्म हो गया, मैं अभी भी सीख रही हूँ क्योंकि आई थिंक क्लासिकल डांस की कोई एज नहीं होती है और जब तक सीखा जाए वो उतना ही कम है, तो यही है। इस तरह से मेरी एब्सोल्युटली मैम. कथक की सच अ जर्नी शुरू हुई। सच अ ब्यूटीफुल आंसर मैम. बिल्कुल आपने ठीक बोला कि सीखना तो पूरी जिंदगी भर चलता रहता है. इट्स नेवर एन एंड. ये नहीं कि आपने कुछ इतना पार्ट सीखने के बाद आप बोलो कि नहीं आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, इसके बाद मुझे और कुछ नहीं सीखना. इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस.
जैसे मैं आपने अपने आंसर में बोला कि यू फेस मेनी इनिशियल स्ट्रगल्स, आपको बहुत चैलेंजेस आए फैमिली की तरफ से भी, पर्सनल लाइफ की तरफ से भी व्हेन यू स्टार्टेड योर राइट। जर्नी। सो इफ यू कैन इलैबोरेट कि किस तरह के स्ट्रगल्स थे एंड हाउ यू ओवरकम दोस, और क्या मोटिवेशन रहा आपको कि इन डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस आपने फिर भी उसको हासिल करा? हाँ, चैलेंजेस तो मेरी लाइफ में बहुत आए हैं। फर्स्ट चैलेंज तो यही था कि घर का सपोर्ट होना, तो उसमें मेन फादर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट ये था कि जिस तरह से डांस का नहीं पता था, तो जो घर के साथ में जो इंस्टीट्यूट था, वो ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट था, छोटा इंस्टीट्यूट था। तो मेरे ब्रदर की जो फ्रेंड थे, चाइल्डहुड जो फ्रेंड थे, उनकी सिस्टर डांस करती थी। उन्हीं के थ्रू थोड़ा बहुत पता था, वो भारतीय कला केंद्र से उस वहाँ पे करती थी शोज़ वगैरह, तो उनसे था नॉलेज। तो मैं उसी केंद्र को, भारतीय कला केंद्र को जॉइन करना चाहती थी। बट उस टाइम पर आई थिंक दीदी ने मुझे बोला कि अगर सीखना तो पर्टिकुलर कोई क्लासिकल डांस सीखो। तो आफ्टर दैट जब उन्होंने बताया, तो देन उन्होंने मुझे गंधर्व महाविद्यालय के बारे में बताया। तो देन फिर मैंने गंधर्व महाविद्यालय में एडमिशन लिया, जिसमें फिर स्टार्टिंग में सोनिया मैम ने हमें सिखाया। उसके बाद फिर जो अभी तक मेरी गुरु है मोहमाला नायक, उनसे मेरी ट्रेनिंग लगातार अभी भी चल रही है। तो अब स्ट्रगल की बात ये है कि स्ट्रगल ऐसे रहा कि फर्स्ट कि इसमें आगे क्या है? जो पहला क्वेश्चन होता है सभी के लिए, अगर कोई कुछ भी चीज़ यू मतलब आगे सीखता है, जैसे आफ्टर 12th बच्चों के पास एक वो रहता है कि अब उसको आगे क्या करना है ना? तो वही मेरे लिए क्वेश्चन था सबसे बड़ा कि फादर का यही क्वेश्चन था, इसमें क्या करोगी? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अगर आप सीख रहे हो ठीक है सीखो, बट करोगी क्या? इसमें क्या फ्यूचर है? तो फर्स्ट स्ट्रगल यही था। फिर दूसरा स्ट्रगल ये था कि जब हम किसी फील्ड को चूज़ कर लेते हैं, तो उसमें खुद का एक बहुत स्ट्रगल होता है। क्योंकि उसमें आपको क्या क्या लाइन चुननी है कि आपको एज़ अ परफॉर्मर बनना है, आपको एज़ अ टीचर बनना है, आपको एज़ अ कोरियोग्राफर बनना है। तो बहुत सारी दिक्कतें आई मुझे इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि तब तो मैं सीख ही रही थी। और बेसिकली लड़कियों के लिए क्या होता है, एज जैसे-जैसे बढ़ती है, तो वैसे-वैसे फिर सब खुद को भी सँभालना पड़ता है कि यस हम क्या करें? तो स्ट्रगल तो बहुत आए, एक नहीं काफ़ी थे। तो बस ये है कि यस अगर अपॉर्च्युनिटी पहले से पता होती कि यस हम इस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं, देन इसमें आगे ये अपॉर्च्युनिटी है, तो बहुत ईज़ी होता। लेकिन हम सब सीख रहे थे, तो हमें खुद नहीं पता था हम आगे क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्ट्रगल तो यही था कि हम क्या करने वाले, क्योंकि हमें जवाब देने के लिए हमें कुछ नहीं था हमारे पास अपने पेरेंट्स को कि यस हम आगे ये करेंगे। क्योंकि हमें ये भी नहीं पता था इसके थ्रू हमें स्कूल में जॉब भी मिल जाएगी या कहीं कुछ सिखा भी सकते हैं, ये भी नहीं पता था, बस सीख रहे थे। तो यही सबसे बड़े स्ट्रगल थे जो हमारे सीखने के डेज़ थे। मैम जब आपने डांस शुरू करा तो आपको मोटिवेशन कहाँ से आई कि मुझे कथक डांसिंग ही करनी है, व्हाई नॉट अदर डांस फॉर्म? तो वो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? ये तो मैंने आपको बता दिया कि कथक तो किस तरह से मैंने चूज़ किया, क्योंकि खुद हुँ, को नहीं पता था। हाँ, हुँ, मोटिवेशन कहाँ से है, क्योंकि जो हमारे गुरु हैं, मोहम्मला नायक जी मैम, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि वहीं से आई कि मतलब यस कि इसमें भी हम जब मैम हमें सिखा रही हैं, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। फिर जब हमने पढ़ना शुरू किया, जो अदर लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो यस धीरे-धीरे हमें भी पता चला कि यस इसमें कुछ किया जा सकता है। तो सबसे पहला मोटिवेशन तो मुझे मेरी गुरु से ही मिला कि यस हम इसमें भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब हम डांस करते थे, सीखते थे, तो जिस तरह से वो सिखाती थी और हम उसको प्रेज़ेंट करते थे, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोगों ने शोज़ भी स्टार्ट कर दिए थे बिकॉज़ ऑफ हमारी गुरु की वज़ह से। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे-जैसे हमने लोगों को जाना, अदर लोगों को, एक होता है अपने गुरु को जानना, एक होता है कि अपने गुरु के थ्रू अदर लोग को जानना। तो जब हमने अदर लोग को जाना, देन उनकी स्टोरीज़ जानी, तो ये लगा यस कि जब वो लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं? और सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दिया दुर्गा आर्या दीदी ने। क्योंकि दुर्गा आर्या दीदी का जब मैंने फर्स्ट टाइम शो देखा था, तो पता चला वो यहाँ पर रहती नहीं है, वो तो जर्मनी में रहती है। और वो अब से नहीं काफ़ी सालों से, मतलब जब उनकी यंग एज तब से, एंड देन अभी उनकी एज 50 प्लस है। और उनका जब मैंने डांस देखा, तो मुझे लगी ही नहीं थी वो 50 प्लस की है। ऐसा लगा था कोई 20 इयर्स की गर्ल डांस कर रही है स्टेज पे। तो सब मुझे ऐसा लगा कि जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं?
तो उसके बाद फिर उन्हीं के साथ की शाश्वती दीदी, वासुमती दीदी, इतने जो उनके बैच की जितने भी थे वो आज के टाइम में जिस तरह से सिखाते हैं, जिस तरह से शोज़ करते हैं, लगता ही नहीं है कि वो इतने एज के हो गए हैं, लगता ही नहीं कहीं से। तो उनको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि यस वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो ये जो पुराने जितने भी पुराने गुरु जितने भी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि ज़रूर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से हमें भी सीखने का चांस मिलता है और ये कि यस वो कर सकते तो हम क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जो सीखते हैं एंड देन उसे आगे तक लेके जाते हैं, बट ये लोग उनमें से एक है जिन्होंने सीखा लेकिन उसको आज तक बरकरार किया हुआ है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैम। मतलब जो जो लोग पहले से भी सक्सेसफुल होते हैं, या जो उसी उसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी स्ट्रगल से बहुत सीखने को मिलता है, ताकि वो यस, गलतियाँ हम ना करें या उससे इंस्पिरेशन लेके हम आगे बढ़ें। बिल्कुल सही कहा मैम ने जी। आपने बिल्कुल। मेरा आपसे जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि डांस सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी में अगर उसको डांस सीखना है? ओके, सबसे पहला पेशेंस मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि हुँ, आई थिंक डांस ही नहीं, आई थिंक हर फील्ड में, बट हाँ, मेनली डांस में आज की फील्ड में, आज की डेट में सब लोग के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आई थिंक ये मैं अपनी बात भी करती हूँ क्योंकि जो मेरी दायरे के जितने भी लोग हैं, आई थिंक हम लोग के अंदर भी वो पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है और आने वाली जो जनरेशन जो आ रही है, उनके अंदर तो और भी कम है। क्योंकि पेशेंस एक ऐसी चीज़ है, जिसके अंदर पेशेंस होगा वो ही इस फील्ड को आगे तक लेके जा सकता है क्योंकि मेन पेशेंस है और दूसरा रियाज़। सबसे हुँ, पहला पेशेंस आता है, दूसरा रियाज़ क्योंकि जो लोग रियाज़ भी करते हैं वो सोचते हैं हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, इतना टाइम हो गया, हम कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इवन आज की डेट में मैं नहीं जानती मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बट मैं फिर भी बोलूँगी। जहाँ पे हमने सीखा है गंधर्व महाविद्यालय में, तो हमारे बाद के जो बैचेज़ आए, ठीक है? यानी कि बहुत जूनियर बैच जो आए, उनके अंदर इतना भी पेशेंस नहीं था कि मैम जो सिखा रही हो उसको पहले सीखो देन आगे कुछ किसी से कुछ बोलो। तो उनके अंदर वो पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था। देन आई थिंक कुछ हुआ था कि किसी ने कुछ कंप्लेंट वगैरह की थी। तो देन नेक्स्ट क्लास में पता चला, हम जब गए क्लास में तो सब बच्चे बैठे हुए थे। देन हम भी एज़ अ सीनियर जब हम जाते थे तो हमारा जो टाइम होता था हम उससे 1 घंटा पहले जाके रियाज़ करते थे। तो हम लोग भी जाके वहाँ बैठ के हमें खुद नहीं पता था कि हुआ क्या है, क्योंकि हमने कभी इस तरह से किया नहीं था। तो जब बाद में 2 घंटा हो गया बैठे हुए, किसी ने कुछ नहीं बोला, देन मैम ने बोला, "अब आप लोग जाओ, नीचे जाके जिसको जो बोलना है बोलो कि जाओ मैम ने आज कुछ नहीं सिखाया। आज आपने सिर्फ़ इंतज़ार करना सीखा और बस बैठना सीखा। जाके जाके बोलिए।" तो तब पता चला कि अच्छा कुछ हुआ है। तो उस दिन मैम ने पेशेंस करना सिखाया कि पहले पेशेंस लेकर आओ, पहले वेट करो, पहले चीज़ें सीखो। फिर उस पे रियाज़ करो, फिर उस पे मेहनत करो, उसके बाद किसी चीज़ को सोचो क्योंकि पेशेंस की बात करके हमने अपने गुरु से सबसे ज़्यादा सीखी है क्योंकि उनका भी बहुत हमने स्ट्रगल देखा है, अपनी आँखों के सामने बहुत ज़्यादा देखा है। तो उनसे ही बहुत कुछ सीखने को मिला कि मैम ने किस तरह से पेशेंस रखा, हमारे गुरु ने किस तरह से पेशेंस रखा और ऐसा नहीं रिज़ल्ट नहीं मिला, डेफ़िनिटली बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। जब पेशेंस के बाद जब भी कुछ अच्छा हुआ, तो वो रिज़ल्ट जो होता था वो बहुत अच्छा होता था। तो आज क्योंकि मैं बहुत पेशेंस लेस लड़की थी, मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं था। बट येस, आज के डेट में अगर मैं कहूँगी वो जो पेशेंस मैंने सीखा है, वो मैंने अपने गुरु से सीखा है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होना चाहिए आज की जनरेशन में, तभी वो किसी चीज़ को सीख पाएँगे, किसी भी चीज़ को, जो नहीं है, जो आई थिंक खत्म हो चुका है। ऐसी कोई ख़ास वजह मैम कि आजकल की जनरेशन में पेशेंस क्यों नहीं है? कोई आपके हिसाब से कोई ख़ास वजह है इस चीज़ की? अ, हो सकता है कि सबको लगता है कि कॉम्पिटिशन शायद ज़्यादा बढ़ गया, हमें चांस नहीं मिलेगा, हो सकता है। हुँ, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आज के डेट में आई थिंक पहले क्या होता था, कॉम्पिटिशन्स इतने नहीं थे लेकिन हाँ, अपॉर्च्युनिटीज़ थी। मतलब हुँ, लोगों को काम देख के चीज़ें मिलती थी। लेकिन अभी आज के डेट में शायद कॉम्पिटिशन्स इतने बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा, और वो अच्छी बात भी है लेकिन उससे क्या है कि जो बच्चे उसमें इंक्लूड होते हैं,
उससे उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वज़ह से वो अपना पेशेंस खोते जा रहे हैं। उनको लगता है यहाँ पे चांस नहीं मिला तो वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ तो हर जगह अपने कदम घुसाते हैं, तो इस ऐसा नहीं हुँ, करना चाहिए उन्हें। उनको वेट करना चाहिए, पहले उनको जो चीज़ जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, पहले उसमें अच्छे से तैयार हो जाएँ, उसके बाद वो कदम आगे बढ़ाएँ, तो क्यों नहीं उनको चांस मिलेगा। तो आई थिंक सो इसी रीज़न से कि उनको हर जगह जाना है, ये नहीं कि वेट करना वो भूल गए हैं। हो सकता है एक होता है कि जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब वैसा नहीं था जो आज की डेट में है। तो चीज़ें काफ़ी-काफ़ी धीरे-धीरे बदल चुकी हैं, इतनी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो उसकी वज़ह से भी उनके अंदर बहुत सारी कमियाँ आती जा रही हैं। आजकल बच्चे बाहर खेलना तक भूल गए हैं, जो हम लोगों ने बहुत खेला है। उनको पता ही नहीं कि जो मिट्टी का गेम होता क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से वो बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं। वाओ मैम अमेज़िंग बिल्कुल। मैम आपने बहुत सारे शोज़ करे हैं, बहुत सारे आपको अवार्ड्स भी मिले, बट आपका कोई पसंदीदा शो, आपका कोई यादगार शो, आप थोड़ा उसके बारे में बताना चाहेंगे? यादगार शो तो मेरे बहुत सारे हैं, बट यस जहाँ से मुझे लगा कि यस मैं शायद कुछ कर सकती हूँ इस फील्ड में या मैं आगे और सीखना चाहती हूँ, वो है मेरा कॉलेज का पहला स्टेज। यानी कि इवन मैं जब तक मैंने 12th तक भी की, मैंने कभी अपने स्कूल में, कभी किसी फंक्शन में कभी डांस नहीं किया। हाँ, वैसे मैं करती थी घर पर, लोगों के सामने, अपने फैमिली के सामने, लेकिन वैसे कभी नहीं किया। तो मेरा वो पहला जिसकी वजह बाद मेरे पापा ने भी अलाउ किया डांस करना। तो इसीलिए वो मेरे लिए यादगार है। तो मेरा जो कॉलेज का जो पहला जो शो यानी कि जो पहला स्टेज मिला था, वो था कॉम्पिटिशन। तो कॉलेज में जैसे आप जानती हैं, सारे कॉलेज के मिलके सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और उस टाइम मैं कथक सीख रही थी। तो मैंने वही कथक का गाना उसमें किया था। कथक का आई थिंक 4 मिनट्स या 5 मिनट्स का मैंने किया था डांस और मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता था। और मैंने घर जाके उसमें मुझे प्राइज़ मिला था फर्स्ट प्राइज़, तो एक ट्रॉफी मिली थी एंड देन उसमें एक एनवेलप था, एनवेलप में मुझे खुद नहीं पता था क्या था। मैंने घर जाके खोला, देखा उसमें मुझे ₹300 मिले थे। और मैंने वो जाके अपने फादर को दिए और मैंने कहा ये आज मैंने ऐसे-ऐसे कॉम्पिटिशन जीता है। ऐसे मैंने जो डांस सीख रही हूँ वही डांस मैंने किया। तो वो देखकर मतलब पापा बहुत खुश हुए कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, मतलब उनको पता ही नहीं था। तो उसके बाद से जब तक मैं आज तक उन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ या फिर कौन-सा शो करने जा रही हूँ, कभी नहीं। मतलब आई थिंक वो एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी थी या पता नहीं फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला था, उनके मन में क्या चेंज आए थे, कि उसकी वजह से उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। ये उनको ये भी नहीं पता था मेरी बेटी अगले दिन कहाँ शो करने जा रही है। मैं 1 दिन पहले बताती थी कल मेरा यहाँ शो है, देन मेरी ट्रेन है, मैं जा रही हूँ। तो वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा चेंजेस था। तो आई थिंक वही मेरे लिए सबसे बड़ा यादगार था। उसके बाद तो बहुत सारे यादगार हैं, हुँ, लेकिन जिसने मेरी लाइफ चेंज की वो मेरा पहला शो ही है, एज़ अ वाओ कॉम्पिटिशन। अमेज़िंग, अमेज़िंग। मैम आप डांस भी सिखाते हैं, सो एक डांस लर्नर या एक स्टूडेंट से एक टीचर की जर्नी में आपको क्या डिफरेंस दिखा? क्या आपने चेंज महसूस किया अपने अंदर जब आप डांस कर रहे थे, जब आप डांस सिखा रहे हो बच्चों को? जैसे कि मैंने आपको बताया पहला पेशेंस, तो जब हम सीखते थे तब हम उस चीज़ को नहीं ले पाते कि यस मैम क्या फ़ील कर रही है। लेकिन जब वही चीज़ सिखाते हैं, तो जब वही चीज़ सेम हमारे साथ होती है तब हम उस चीज़ को बहुत रियलाइज़ करते हैं यस जो आज हम फ़ील कर रहे हैं वही हमारी गुरु फ़ील करती थी। तो एक तो सबसे बड़ा चेंजेस यही है कि जब हम उस मतलब उस पोज़ीशन पे तो नहीं कह सकती बट यस वो सिखाने की उस चेयर पे जब बैठते हैं तो यस डेफिनिटली वो पता चल जाता है कि वो वहाँ पे बैठ के कैसा फ़ील होता है। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ अपने स्टूडेंट से देन वो आता नहीं है रिवर्ट में वापस, तो कैसा फ़ील होता है। तो पहला चेंजेस तो यही। दूसरा मैं यही बोलूँगी जिस तरह से मैं आज डांस सिखा रही हूँ, जो भी है अपनी गुरु की कृपा से बहुत डिफ़िकल्ट है। एज़ अ टीचर बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि सिखाने के लिए बहुत कुछ है। बट जो शिष्य है ना, वो भी ऐसा होना चाहिए कि जो उस चीज़ को ले सके। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट मैं इसलिए मैं ज़्यादा बच्चों को नहीं सिखाती हूँ, जो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं और यस वो जो लॉन्ग टर्म तक सीखना चाहते हैं, मैं सिर्फ़ उन बच्चों को सिखाना पसंद करती हूँ।
क्योंकि आज के डेट में मैं ये समझ पाई हूँ कि यस मेरी गुरु क्या सोचती थी जब वो इतने सारे बच्चों को एक साथ सिखाती थी। एंड देन क्योंकि उनके पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बट जैसा शिष्य उनको देगा वो वैसे ही ज्ञान आगे देंगे। तो ये चेंजेस मुझे पता चले कि यस एज़ अ शिष्य एज़ अ टीचर कितना तो शिष्य बनना तो कह सकते हैं इज़ी बट यस टीचर होना इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि शिष्य वैसा मिलना बहुत ज़रूरी है, जो वो चीज़ें लेने वाला हो। बिल्कुल मैम। मैम आज के टाइम में क्लासिकल और वेस्टर्न फ्यूजन का ट्रेंड है। तो हाँ आपकी इस जी। पे क्या ओपिनियन है कि ये ठीक है या ये कथक की एसेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है या पूरा उभर के नहीं आ पाता इसकी वजह से कथक या व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस जो फ्यूजन आजकल चल रहा है? अ, यस नॉट ओनली कथक आई थिंक जितने सारे क्लासिकल डांस हैं आई थिंक उन सब पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का क्योंकि आई थिंक ये हमारी सारी संस्कृति है। जितने भी हमारे क्लासिकल डांस है, फ़ोक डांस है, ये हमारी सारी संस्कृति है और हम उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर रहे हैं। तो अब इतना छेड़खानी अगर हम करेंगे तो क्या होगा इन फ्यूचर जो आने वाली जनरेशन है उनको जो प्योरिटी है हमारी संस्कृति वो मिल नहीं पाएगी। तो एज़ अ जो फ्यूज़न जो आजकल चल रहा है ठीक है, वो अगर कभी वो अगर फ्यूज़न हो तो इस तरह से होना चाहिए कि जो क्लासिकल है वो क्लासिकल ही दिखे एंड जो वेस्टर्न है वो वेस्टर्न ही दिखे। तब उसको उसको मतलब दिखाने में या उसको देखने में मज़ा आए। लेकिन आप क्लासिकल को तोड़-मोड़ के उसका फ्यूज़न बना रहे हैं तो आई थिंक वो जो उसकी प्योरिटी है वो खत्म हो रही है धीरे-धीरे। और इसका मतलब जितना मैं बोलूँगी जैसे आजकल बहुत रियलिटी शो चल रहे हैं, तो हुँ, इनसे जैसे थोड़ा फ़ायदा तो हुआ है, मैं ये नहीं बोलूँगी फ़ायदा नहीं हुआ है क्योंकि इसके थ्रू लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस आई है डांस को लेकर। हुँ, लोगों के अंदर इच्छा जागी है डांस सीखने की। लेकिन इसका थोड़ा साइड इफ़ेक्ट ये भी पड़ा है कि लोग प्योरिटी नहीं चाहते। लोग बस चाहते हैं कि अच्छा इस टाइप का डांस बस मिल जाए। हुँ, जबकि क्लासिकल डांस को सीखने के लिए अरसे लग जाते हैं, सालों-साल लग जाते हैं और वो उस फ्यूज़न को सीखने में आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा टाइम भी लगता होगा। तो बस एक छोटा-सा ये थोड़ा-सा नुकसान हुआ है, जो जनरेशन है आज की वो क्या होगा कि वो सही-गलत का मतलब सही-गलत नहीं कर पाएगी कि यस ये सही है, ये गलत है। वो जो बस सामने देख रही है उसी को जज करेगी कि यस यही क्लासिकल है। आने के टाइम में क्या होगा वो उसने जो देखा उसी को वो क्लासिकल लगेगा जबकि वो गलत है। क्योंकि जो लोग क्लासिकल सीख रहे हैं, जो उसमें इतने सालों-साल दे रहे हैं ना, उनकी मेहनत खराब होगी। और ऐसा हो भी रहा है कि जो लोग सालों-साल से सीख रहे हैं एंड देन लोग आके फ्यूज़न करके चले जाते हैं, देन क्या होता है फ्यूज़न बहुत लोग अट्रैक्ट करता है, देन वो लोग को पसंद आ जाते हैं एंड देन जो लोग इतने सालों से क्लासिकल डांस सीख रहे हैं, उनकी मेहनत पूरी खराब हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे देश के लिए बोलूँगी क्योंकि हमारे देश की संस्कृति है, जितने भी क्लासिकल डांस है, फ़ोक डांस है। तो आई थिंक अगर फ्यूज़न फ्यूज़न ही रहे यानी कि क्लासिकल अलग, वेस्टर्न अलग तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों अगर मिल के अगर बहुत कुछ क्रिएट लोग करना चाहेंगे तो बहुत नुकसान भी होगा, हमारे कल्चर को लेकर। हुँ, बिल्कुल। मैं आपको क्या लगता है क्या कारण है कि आजकल का जो यूथ है स्पेशली जो इंडियन यूथ है वो वेस्टर्न डांस फॉर्म जैसे फ्री स्टाइल डांस हो गया, आपका हिप हॉप हो गया इसकी तरह ज़्यादा आकर्षित है मगर जो हमारे खुद के डांस फॉर्म है, जो इंडियन डांस फॉर्म है, कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, उसकी तरफ कम है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? इसका कारण एक तो वही रियलिटी शोज़ सबसे फर्स्ट एक तो वही हुँ, है। सेकंड चीज़ ये है कि ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वही होता है जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो वो हमें अच्छा ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हुँ, तो वही रीज़न है क्योंकि आप बाहर चले जाइए, बाहर की कंट्रीज़ में चले जाइए, वहाँ के लोग हमारे कल्चर को, हमारे जो डांस फॉर्म है उनको बहुत पसंद करते हैं बल्कि सीखते हैं। बिल्कुल। आज की डेट एब्सोल्युटली। में अगर मैं कहूँगी दिल्ली में हुँ, बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स हैं जो रह के इंडियन डांस सीख रहे हैं। ऐसे इवन गुरु भी हैं, ऐसे भी हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी तो ऐसा नहीं है, तो वही हमारे देश के लोगों को बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। और वो किस लिए ओनली रियलिटी शोज़ देख के कि यस क्योंकि रियलिटी शोज़ में एक बार हिप हॉप आया था, तो उनको हिप हॉप पसंद आया, फिर कंटेम्पोरेरी आया, तो देन ट्रेंड चेंज होता रहता है। लेकिन जो लोग क्लासिकल सीखते हैं, उनका कभी ट्रेंड चेंज नहीं होता। वो कंटिन्यूअस में एक ही उनका रास्ता एक ही होता है।
लेकिन आपने देखो खुद ही देखा होगा रियलिटी शोज़ में कभी हिप हॉप का एक दौर आया था, फिर कंटेम्पोरेरी का दौर आया, फिर अब तो पूरा एक्रोबैट होता है। फिर सुनने में ये आया क्योंकि बिकॉज़ सारे सर्कस बंद कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, इसी रीज़न से वो एक्रोबैट कहाँ जाएगा? सारा स्टेज पे आ गया, तो इसलिए अब डांस की जगह आपने खुद देखा होगा। तो यस ठीक है वो करो, लेकिन उसका भी एक अपना अलग दायरा है। तो इसलिए हमारे देश के लोगों को ये समझना चाहिए, वो भी आप सीखो बट अपने कल्चर को भी सीखो। जैसे कि आपको शायद पता होगा, आपने बैले डांस देखा होगा, जो बाहर की कंट्री का वो उनका क्लासिकल डांस है। हर किसी को सीखना होता है। अगर कोई डांस करता है या कोई सीखना चाहता है बट वो सीखते हैं ज़रूर। लेकिन नहीं, हमारे देश में थोड़ा-सा अलग रूल है, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है एक्चुअल में। अगर हुँ, गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करे, अगर गवर्नमेंट इसमें जैसे अब आई थिंक नई शिक्षा नीति आई आ रही है, अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हुँ, इसमें क्या होगा, बचपन से ही बच्चे अपनी क्लास में डांस के सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। अगर क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में भी आज के टाइम में डांस की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। डांस टीचर की जॉब ही नहीं है, म्यूज़िक टीचर की है लेकिन डांस टीचर की जॉब नहीं है। अगर वो होगी तो उन बच्चों को भी ज्ञान होगा कि यस, हमारे देश में कितने क्लासिकल डांस हैं, देन कितने फोक डांस हैं। अब फोक डांस किस लिए होते हैं, क्लासिकल डांस कैसे होते हैं, तो देन उनको इंटरेस्ट आएगा। लेकिन उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो जो देखते हैं, उसी से इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो रियलिटी शोज़ उनके लिए ईज़ी है देखना, तो वो देखते हैं, देन उनसे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, देन वो उनको सीखना चाहते हैं। बस यही है। हुँ। मैं मेरा अगला सवाल आपसे है द इफेक्ट्स ऑफ डांसिंग। हमने अभी तक डिस्कस किया है कि डांस के जितना हम पढ़ते आए हैं, जितना हमने स्टडी किया है कि डांस करने के बहुत बेनिफिट्स हैं। ऑन अ इमोशनल लेवल, ऑन अ मेंटल लेवल, ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। तो आपने मतलब आपको डांस करके कैसा फ़ील होता है वन्स यू हैव डन योर परफॉर्मेंस और आपको इन तीनों तीनों स्टेजेस में मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कितना बेनिफिट मिला है डांसिंग से? बहुत, बहुत। आई थिंक जो लोग डांस के लिए सब लोग यही जानते हैं, डांस एक एक्सरसाइज़ भी है। आई थिंक बहुत से लोग यही जानते हैं। तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं क्योंकि जैसे कि अगर मैं सिर्फ़ क्लासिकल डांस की बात करूँ, तो क्लासिकल डांस में हम लोग फुटवर्क बहुत यूज़ करते हैं, सारे क्लासिकल डांस में मतलब बट सब में अलग-अलग तरीके से। तो जैसे हमारे कथक में फुटवर्क का बहुत काम होता है। तो बोला जाता है कि उस फुटवर्क से हमारे आई थिंक जो हमारे क्या कहते हैं ब्रेन है, उस पे काफ़ी अच्छा असर होता है क्योंकि हमारे फुटवर्क कंटिन्यू ज़मीन पे पड़ते हैं एंड देन वो नर्व्स हमारे यहाँ तक जुड़ी हुई हैं, तो उससे बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि एक्सरसाइज़ है, हम लोग के जो रियाज़ होते हैं, वो 1-1 2-2 घंटे भी होते हैं, कोई भी इससे ज़्यादा भी करता है, जैसे कि जो महाराज जी हैं, वो तो अपने टाइम पे इतने ज़्यादा रियाज़ करते थे सुबह से लेकर और देन कंटिन्यू एक ही चीज़ को कंटिन्यूअस में करना। तो आपने देखा होगा जब शोज़ होते हैं, तो शोज़ जब होते हैं तब स्टेज पर कोई भी परफॉर्मर अ, 1 घंटा उस कैसे निकल जाता है वो डांस करते पता ही नहीं चलता। और वो चाहे वो कोई भी एज हो, मैं ये नहीं बोल रही ओनली यंग एज। आप अदर एज में देखिए कि जो अदर जो फील्ड है, उसमें जो इंसान 20 इयर्स की एज में जो काम करता होगा, वो आई थिंक 40 इयर्स की एज में वो काम उसका थोड़ा-सा कम हो जाता है। थोड़ा-सा उसका मेंटल लेवल भी हर चीज़ की थोड़ी-सी कम हो जाती है। बट हमारे डांस में क्या होता है, ये चीज़ बढ़ती चली जाती है। जैसे-जैसे हमारे ये एज भी बढ़ती है, ये चीज़ बढ़ती चली जाती है क्योंकि क्या होता है कि हम लोग की डेली रियाज़ से वो बॉडी में इतना आ जाता है कि वो 1 घंटा भी हमें 5 मिनट लगने लगते हैं। तो इतना ज़्यादा समा जाता है और उससे मेंटली इतनी इतनी एक तो सबसे पहले जो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है वो होती है जो हमारी आई थिंक मैं वर्ड भूल रही हूँ मेमोरी, मेमोरी बहुत शार्प होती है क्योंकि हुँ, क्या होता है क्योंकि हम जब किसी चीज़ को याद करते हैं तो हम जब पेपर पे उतारते हैं तो कभी-कभी हम सोचते भी हैं कि यस अच्छा वो था या फिर लिखने लग जाते हैं तो दिमाग में आने लगता है। हुँ, लेकिन जब हम स्टेज पे डांस करते हैं तो वो हमारा सारा रियाज़ दिखता है। तो उस वो हमारी मेमोरी क्योंकि वो स्टेज है, लाइव हो रहा है, सब कुछ लाइव है, हज़ार लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, तो वो मेमोरी है जो हमारी शार्प होती है डे बाय डे। डांस ही एक ऐसा हमारी एक ऐसी सब्जेक्ट या ऐसा चीज़ है जो हमारी मेमोरी बहुत शार्प करती है।
यानी कि मैं इसका एक छोटा-सा ये एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे आप लोग बिल्कुल। बचपन में सीखते हैं, हम लोग ए टू जेड सीखते हैं, तो हमें वो आज भी याद है। हुँ, लेकिन हमें वो भी याद रखना है, लेकिन हमने फिर डांस में जो सीखा, हमने बचपन में जो सीखा था, ये जो क्लास 1 में सीखा था डांस की, वो हमें आज भी याद है। तो ये मेमोरी राइट। है जो डे बाय डे बहुत शार्प होती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एज़ अ मेंटली स्ट्रेंथ। तीसरा आपने क्या पूछा था? मैम मैं आपसे स्पिरिचुअली। ओके, यस डेफिनिटली क्योंकि हर चीज़ में आपको पता है ध्यान लगाना बहुत हुँ, ज़रूरी है। तो और हमारी कोई भी आपने देखा होगा हम कभी भी कुछ भी करते हैं तो पूजा पूजा पाठ ज़रूर करते हैं या किसी भी चीज़ का। बिल्कुल। तो हमारे डांस में भी ऐसा हमेशा होता है कि हम हमेशा भगवान को याद करके हमेशा बहुत कुछ हुँ, करते हैं अपने गुरु को एक्चुअली हमारे लिए तो जो भगवान है वो हमारे गुरु ही होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो धीरे-धीरे वो हमें हमारे अंदर अपने आप ही शक्ति बढ़ती चली जाती है। तो हमारे अंदर अपने आप ही वो चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती है। तो हुँ। मैं बोलती हूँ डांस सब सब चीज़ों के लिए बेनिफिट्स है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे बॉडी शरीर शरीर के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी, सभी चीज़ों के लिए। तो डू यू थिंक मैम आपने डांस देखा होगा को। कि जो लोग डांस नहीं सीखते वो भी डांस हुँ, करना एन्जॉय करते हैं। आपने देखा होगा खुद बिल्कुल, कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट इसी से रिलेटेड था। डांस के इतने बेनिफिट है जैसे आपने बताया मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। तो आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को डांस को कंपल्सरी बना देना चाहिए एटलीस्ट फॉर फॉर 8th स्टैंडर्ड, एटलीस्ट फॉर 8th स्टैंडर्ड? अभी नहीं है वो। आई नो कुछ-कुछ प्राइवेट कॉलेजेस और डेफ़िनिटली स्कूल्स में मैंने होता है। हाँ मैम प्लीज़। डेफ़िनिटली मैं यही बोल रही हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस पे बहुत क्योंकि अभी आई तो है नई शिक्षा नीति, अब ये नहीं पता वो कब से लागू होगी। हाँ, बट डेफ़िनिटली अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ कर देती है, इसको सपोर्ट करती है, तो आई थिंक बहुत चेंजेस आएँगे हमारे क्योंकि हर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं होता और ये भी नहीं मैं बोल रही कि जो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता वो डांस में गए। हर कोई डांस में अच्छा नहीं होता, हर कोई हुँ, म्यूज़िक में अच्छा नहीं होता, हर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होता। तो एटलीस्ट कोई अगर डांस में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, तो उसके पास 2 अपॉर्च्युनिटीज़ है कि वो किसमें बिल्कुल। जाना चाहेगा। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी डांस फील्ड में निकलूँगी, मैं एज़ अ टीचर बनूँगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो मजिस्ट्रेट बनना था, मुझे तो एडवोकेट बनना था। तो मुझे तो इंटरेस्ट जब मैंने धीरे-धीरे डांस शुरू किया तब मेरा डांस में इंटरेस्ट आने लगा एंड देन मैं सोचने लगी कि यस मुझे करना है। लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी तब भी। नहीं सोचा था कि जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं पता था। तो इसी तरह से अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा सपोर्ट करे तो लोगों के अंदर पहले से अवेयरनेस रहेगी यस इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इसे भी एज़ अ प्रोफेशन बनाया जा सकता है। क्योंकि आज के टाइम में जो लोग इसको आगे नहीं बढ़ा पाते बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न क्योंकि उनको यही नहीं पता इसमें आगे प्रोफेशन है या नहीं है। तो आई थिंक गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो डेफिनिटली इसमें आगे बहुत कुछ करने के लिए है। हुँ, बिल्कुल मैम। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जो लोग जो अभी कन्फ्यूज़ है कि व्हाट डांस फॉर्म दे शुड पिक, तो आपकी आपकी कोई एडवाइस उन लोगों के लिए कि कि कथक ही क्यों सीखे, वेस्टर्न डांस फॉर्म्स क्यों ना सीखे, या कथक में ऐसा क्या है जो वेस्टर्न डांस फॉर्म्स में नहीं है? सो एनी एडवाइस मैम, एनी इस पे कोई टिप्पणी आपकी? अ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वेस्टर्न डांस ना सीखें, सिर्फ़ कथक ही सीखें, मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि हुँ, सबकी अपनी चॉइस है। आई थिंक हुँ, सबकी अपनी चॉइस है, बस मैं यही बोलना चाहूँगी कुछ भी सीखें, लगन से सीखें एंड देन उसे फिर आगे तक लेके जाएँ। ऐसा नहीं आज ये सीखा, कल ये सीखा, परसों ये सीखा, फिर ये सीखा एंड देन फिर आगे बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, देन हम किस में जाएँ? तो अगर वेस्टर्न सीखना है तो वेस्टर्न सीखो, देन वेस्टर्न में आगे जाओ। ये नहीं मैं बोल रही कि वेस्टर्न सीखना अच्छा नहीं, सीखो अच्छी बात है। अगर बाहर के लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, तो हम भी बाहर के कल्चर को अपना सकते हैं। बट बिल्कुल। एक प्रॉपर एक ही चीज़ सीखो, अच्छे से सीखो, आगे तक सीखो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं कथक सीखती थी, तो मैंने भी कंटेम्पोररी स्टार्ट किया, छाव सीखा। लेकिन मैंने फिर उस टाइम के लिए उस चीज़ों को अवॉइड कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं न कहीं मेरे कथक को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो मैंने हटा दिया। मैं चाहती तो शायद मैं कथक को छोड़ के छाव में निकल सकती थी, कंटेम्परेरी में निकल सकती थी। बट आई हुँ, थिंक मैंने अपने कथक को आई थिंक रेफर दिया कि नहीं, मुझे इसको ही क्योंकि मैंने इससे शुरुआत की देन इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो मैंने दोनों डांस को साइड कर दिया देन इसको अच्छे से सीखा।
कि पहले अच्छे से इसको सीखूँ, इसमें थोड़ा पढ़ाई करूँ, देन अच्छे से इसके एग्ज़ाम क्लियर करूँ और देन क्या करना है सोचूँ। उसके बाद अगर लगेगा कुछ अदर डांस करना है तो डेफ़िनिटली मैं करना चाहूँगी। ऐसा नहीं कि अगर मैंने कथक सीख लिया तो मैं अदर डांस नहीं करना चाहूँगी लेकिन एज़ अ शौक, एज़ अ हॉबी। बट येस अगर मेरा ये प्रोफ़ेशन है तो मैं इसको पहले इसको अपना एज़ अ कथक अच्छे से आगे निकालना चाहूँगी, उसके बाद मैं अदर डांस को देखना चाहूँगी। लवली मैम, लवली। मैम, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू। हम आज के आजकल के इंडियन यूथ का माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं रिगार्डिंग क्लासिकल डांसिंग? कि वो उसको कोई निचली चीज की तरह ना देखे, उसको एज अ कल्चर, समथिंग व्हिच इज इवन सम वे सुपीरियर टू वेस्टर्न डांसिंग। जिस तरह से आपने बताया, इसमें फुटवर्क होता है, इसमें पेशेंस चाहिए होती है, या आपको पूरा अंदर से एक तरह से शुद्ध कर देती है, या आपको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देती है इंटरनली। तो हाउ वी कैन चेंज दिस माइंडसेट मैम, अकॉर्डिंग टू यू? अ, वही आपने जैसे माइंड कैसे चेंज किया जैसे आप अच्छे से जानते हैं जब हम किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। आपने देखे होंगे जब आप हम्म। अगर किसी चीज़ को खरीदना भी चाहते हैं तो आई थिंक आप बहुत जगह एड्स भी देखते हैं। और बिल्कुल या मैम। कुछ चीज़ें ऐसी आपको खुद पता है जिनके एड्स नहीं आते लेकिन आपको पता है कि यस वो ये चीज़ बहुत अच्छी है एंड देन आप ले लेते हैं। तो इसी तरह से इसको जब तक बढ़ावा नहीं मिल सकता जब तक प्रॉपर इसकी गवर्नमेंट एक स्टार्टिंग से इसके लिए एज अ कोर्स बनाए इन द सेंस कि स्कूलों में स्टार्टिंग से बच्चों को अगर पढ़ाया जाए तो डेफिनेटली बच्चा उसके बारे में जान पाएगा क्योंकि इस फील्ड को सिर्फ वही बच्चे जान पाते हैं या तो जिनको नॉलेज होता है थोड़ा बहुत या फिर जो थोड़ा सा इसमें जो जैसे मेरे को डांस में इंटरेस्ट था तो मैंने खुद ढूंढा या या हम्म। तो इस टाइप के बच्चे आगे सीख पाते हैं। लेकिन अगर बचपन से एक स्कूल टाइमिंग से उनको अगर सिखाया जाएगा उनके लिए प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि यस इस तरह के डांस फॉर्म होते हैं ये भी डांस फॉर्म होते हैं अलग अलग तरह के काइंड ऑफ डांस फॉर्म होते हैं तो आप कि कुछ भी सीख सकते हैं। तो अगर बचपन से उनको इस बारे में पढ़ाया जाएगा और इसके प्रमोशन इन द सेंस जैसे एड्स दिखाते हैं, तो इस तरह से गवर्नमेंट को इसके इतने प्रोग्राम कराने चाहिए या टीवी पे भी इसके इस तरह से प्रोग्राम दिखाने चाहिए ताकि उनको पता चले कि होता क्या है। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि आई थिंक सिर्फ नेशनल जो टीवी है डीडी 1 उसमें आज भी क्लासिकल डांस सॉन्ग या डीडी भारती दिखाए जाते हैं। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कितने परसेंट लोग उस चैनल को देखते हैं। बिल्कुल मैम। सिर्फ वही लोग देखते हैं, जो जिन लोगों को उसका नॉलेज होता है या जो लोग देखना चाहते हैं जैसे कि हम लोग को पता ही है आज डीडी भारत पे इनका डांस आएगा तो हम देखने के लिए रेडी हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो कहाँ देखते हैं? उनको तो पता ही नहीं होता। तो इस तरह के चैनल्स में कुछ इस तरह का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, इवन बड़े-बड़े गुरुओं को लेकर स्टार्ट किया जाए, तब क्या होगा उनके अंदर अवेयरनेस जगेगी, तब उनको पता चलेगा यस ये भी कुछ है। जितना नॉलेज उन लोगों को होगा, उतने ही वो धीरे-धीरे करके इंटरेस्ट लेंगे एंड देन उनके बारे में पढ़ना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो उस चीज़ के लिए अवेयरनेस ही नहीं है कि ये क्या है, क्या नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जो अननोन लोग हैं, वो इतना इंटरेस्ट लेना पसंद करेंगे, जहाँ तक मुझे ये लगता बिल्कुल। है। बहुत-बहुत शुक्रिया निशा जी, आज मेरे साथ जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट पे। आई बिलीव जो हमने बातें करी है, दे आर सो अमेजिंग टेकअवेज़ फ्रॉम दिस। इतनी चीज़ें जो लोगों को पता नहीं है रिगार्डिंग डांसिंग एज़ अ जर्नल, कथक के बारे में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आफ्टर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट लोगों में थोड़ा-सा मोटिवेशन बढ़ेगा, टुवर्ड्स अवर ट्रेडिशनल और क्लासिकल डांसिंग। ऑल्सो मैम, इफ एनीवन, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, अगर किसी को शुरू करनी है अपनी जर्नी कथक डांसिंग में, सो एनी टिप्स फॉर देम हाउ दे कैन गेट स्टार्टेड? क्या ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको वो रीच आउट कर सकते हैं? आपको रीच आउट कैसे कर सकते हैं? सो एनी एडवाइस फॉर देम मैम? अ, ओके ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट तो काफ़ी है, दिल्ली में भी हैं, यूपी में भी है मतलब क्योंकि मेन प्रॉब्लम होती है ऐसे छोटे बच्चों के लिए हुँ, जब मतलब दूरी कि कितनी दूरी वो जा सकते हैं, कितने दूर जा बिल्कुल सकते हैं। मैम, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अगर वो छोटी-सी एज में अगर सीखना चाहते हैं बच्चे, अगर उनको इंटरेस्ट है बहुत सीखने का, तो पहले वो अपने घर के आस-पास ही ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल जो जो भी आस-पास एंड देन जैसे उनको इंटरेस्ट और मिलेगा और जागेगा, तब क्या कर सकते हैं वो फिर उनको वहीं से ही पता चल जाएगा कि यस हमारे लिए कौन-सी जगह ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि जैसे मैंने गंधर्व में सीखना शुरू किया तो तब मुझे बाद में पता चला अच्छा
इसका एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है कथक के, वहाँ भी सीखा जाता है। फिर मुझे और भी पता चले तो जैसे अगर आप जब मैंने भी छोटे से इंस्टीट्यूट से शुरू किया था, जहाँ पे जो मेरे घर के पास है, वहीं से मुझे फिर जो मेरे गुरु थे, उन्हीं से मुझे पता चला कि तुम यहाँ पे मत सीखो क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं जो और तुम थोड़ा बड़ी हो और तुम अच्छा भी करती हो, हुँ, तुम प्लीज़ आगे कहीं सीखो। तो अगर आई हुँ, थिंक वो मुझे इस तरह की गाइडेंस नहीं देते तो शायद मैं भी नहीं जाती। तो इसी वजह से पहले उनको अपने घर के आस-पास ही पहले वहाँ पे थोड़ा ट्राई करना चाहिए। उसके बाद क्योंकि आप कभी भी कहीं भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपका विदाउट ऑडिशंस आपका एडमिशन नहीं होता है। तो एटलीस्ट आप थोड़ा-सा एटलीस्ट कि उसके बारे में थोड़ा जान लो कि जो भी आप डांस सीख रहे हो, नॉट ओनली कथक, अगर आप कथक ही जानते हो तो कथक के बारे में थोड़ा-सा जान लो कि वो होता क्या है, कैसे फुटवर्क होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो क्या होगा अगर आप आगे भी कहीं अगर सीखना चाहोगे तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे नॉलेज भी मिलेगी एंड देन आपको आपका एडमिशन भी हो सकता है। अगर लाइक मैम इस और जगह मैं ये आपसे भी चाहती हूँ हाँ, मैम। हाँ, सॉरी नहीं, नहीं, बट मैं प्लीज़ मैम ये प्लीज़। डेफिनिटली मैं ये चाहती हूँ कि आज की क्योंकि मैं ये देख रही हूँ, ऐसा नहीं है ये कल्चर खत्म होता जा रहा है। कल्चर जिनको बढ़ाना है वो लोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन सही तरीके से भी आगे नहीं जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो आज की यंग जनरेशन है, जो आने वाली जो जनरेशन है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे एंड इसको सीखे। मत बनाइए अपना प्रोफ़ेशन बट एटलीस्ट सीखिए, ताकि एटलीस्ट क्योंकि ये आपके जीके जीके में भी आता है, आपकी जनरल नॉलेज भी है, कि आपके देश के कितने डांसेस होते हैं, कितने क्लासिकल डांस होते हैं, कितने फ़ोक डांस होते हैं। तो ये आपके जीके भी नॉलेज भी है, तो एटलीस्ट थोड़ा-सा पढ़िए इसके बारे में या थोड़ा-सा सीखिए और थोड़ा-सा लोगों को भी जागृत कीजिए कि यस ये इस तरह से ये डांस होते हैं, कौन से फ़ोक डांस होते हैं, कौन से क्लासिकल होते हैं एंड देन जो हम मूव टीवी में जो डांस देखते हैं, वो कौन से डांस होते हैं। तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि यस आप क्या सीख रहे हो या क्या नहीं सीख रहे हो और ये क्या है, किस कंट्री का है, थोड़ा-सा आपको नॉलेज रहेगा। बिल्कुल, अब मैं आपसे बस यही पूछ रहा था कि अगर किसी की कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग कथक डांसिंग, किसी को कोई भी क्वेरी है, अगर किसी को खुद से सीखना बिकॉज़ कोरोना की वजह से आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल ही नहीं रहे हैं हुँ, कि हुँ। फिज़िकली जाके वो सीख पाएँ, तो वो आपसे किस माध्यम से जुड़ सकते हैं? मुझसे किस माध्यम से जुड़ सकते अ वैसे तो मैं प्रेफ़र करूँगी मतलब जो न्यू बच्चे हैं हुँ, मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन उन लोगों के लिए होना चाहिए क्योंकि हुँ, अ, ये फ़िज़िकली जितना आमने-सामने बच्चा अच्छे से सीख सकता है हाँ, जो बच्चे थोड़ा बहुत सीखे हुए हैं, वो डेफ़िनिटली वो ऑनलाइन सीखने में उनको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनको पता है हाथ कैसे जाएगा, सर कैसे जाएगा, राइट हैंड किस तरह से जाएगा, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। बट हुँ, जो बच्चे बिल्कुल ही ब्लैंक हैं, जो बिल्कुल भी नहीं सीखे, उनके लिए थोड़ा-सा ऑनलाइन सीखना डिफ़िकल्ट है और रही बात मुझसे सीखने की, तो मोस्ट वेलकम जो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं, जो वाक़ई में एक लंबे टाइम से सीखना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली मैं हमेशा उनकी हेल्प करना चाहूँगी, हमेशा उनको सिखाना चाहूँगी। ऐसा नहीं कि आज सीखा एंड देन कल छोड़ दिया। तो आराम से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपके थ्रू भी मेरे पास आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बट अमेज़िंग पहले मैम। सोच लीजिए कि सीखना है, नहीं सीखना। मेरा यही मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को सीखो तो थोड़ा माइंड सेट करके आओ कि यस सीखना है। क्योंकि मैंने देखा है कि आज की डेट में कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं नहीं थोड़ा-सा क्या कहते हैं, एक तो ट्रायल क्लास कर लीजिए, देखते इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा। क्योंकि क्लासिकल डांस एक ऐसी चीज़ है, वो आप 1 साल भी सिखा लो तब भी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जब तक बच्चे के अंदर खुद इंटरेस्ट ना हो, आप 1 साल सिखाओ, 2 साल तब भी नहीं आएगा इंटरेस्ट। तो ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा चेंज करनी चाहिए। अगर आप सिखा रहे हो तो पहले छोड़ दो उसको सीखने दो, उसको जाने दो। फिर देखो, बिल्कुल। फिर खुद जज करो कि बच्चा सीख रहा है, नहीं सीख रहा है। क्योंकि मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे भी आते थे, जो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो धीरे-धीरे इंटरेस्ट खुद जाग गया। बट कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको बहुत इंटरेस्ट था, अदर जगह से छोड़ के आए, लेकिन कुछ टाइम सीख के छोड़ दिया, क्योंकि उनका वो हैबिट है। क्योंकि वो अगर एक जगह नहीं सीख रहे, दूसरी जगह पे किस तरह से सीखेंगे? तो हुँ। रही बात मुझसे सीखने की तो मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम मैं हमेशा तैयार हूँ। क्योंकि मुझे तो ये कल्चर जैसे मैंने सीखा तो मुझे भी आगे बढ़ाना है। मैं चाहती हूँ मैं तो जितना आगे बढ़ा सकूँ उतना मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। एंड गाइस मैं मैम का यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूँगा सो यू कैन गेट योर बेसिक्स कवर्ड। आप वीडियोज़ देख के थोड़ा-थोड़ा शुरू कर सकते हो, थोड़ा बेसिक सीख सकते हो और मैम हाँ, मैम की ईमेल आईडी भी डाल दूँगा सो यू कैन
आप उनको ईमेल कर पाओ और आपके कोई डाउट्स हो, यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस। मैम अगेन बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आज मेरे साथ जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट पे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई ट्रूली बिलीव मैम कि लोगों को भी ये पॉडकास्ट सुन के अच्छा लगेगा, उनको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी टुवर्ड्स क्लासिकल डांसिंग। थैंक्स अ लॉट मैम। I hope. बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। I hope.